सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है रमजान स्पेशल। मैं हूं आपके साथ वर्दा शेख और मेरे साथ हैं तलहा जतोई और हमें ज्वाइन किया है बोल न्यूज के चीफ न्यूज ऑफिसर फैसल अजीज खान साहब ने। और वजह यह है कि आज 5वां रोजा है और पहले रोजे से तमाम तर लोगों की नजरें लगी हुई हैं असेंबली के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। होने क्या वाला है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, मईशत में क्या हो रहा है, हालात कब बेहतर होंगे, कब सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क के नसीब में आएगा, ये हम बात करेंगे फैसल अजीज खान साहब से। फैसल साहब, पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो अभी तक की प्रोसीडिंग्स आप पहले मैं आपको वेलकम करूं बोल में क्योंकि ये बोल के पायनियर्स में हैं। तलहा, मैं पिछले दिनों ये ट्रांसमिशन में थे और मैं आपको वेलकम नहीं कर सका था। आज मैं आप जिस शो में हैं तो मैं आपको वेलकम और अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया में जिस मकाम पे हैं, इस इंडस्ट्री में जिस मकाम पे हैं, फैसल अजीज खान साहब की दुआ से, इनकी शागिर्दी में रहकर ही हम यहाँ पहुंचे हैं, वरना शायद नहीं पहुंच पाते। फैसल साहब, मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क के मफाद में हो रहा है या नुकसान हो रहा है मुल्क को इस वक्त? देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आइन शिकनी हुई है तो आइन के बगैर पाकिस्तान नहीं है। आइन को महफूज करना बहुत ज़रूरी है और आज जो 7:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा, इंशाल्लाह आइन दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएगा। मैं फैसले के बारे में 2-3 ऑप्शंस हैं जो कि आइनी माहिरीन से गुफ्तगू हुई है मुसलसल, उन्होंने जो राय दी है उसके हवाले से। लेकिन उससे बड़ा मसला आम आदमी का है। महंगाई जिस बुरी तरह आम आदमी को, मिडिल क्लास लोगों को इफेक्ट कर रही है और सिर्फ आज के दिन ही जो डॉलर ने जंप लगाई है, तकरीबन 4 रुपए डॉलर ऊपर चला गया है और ब्लैक मार्केट के अंदर तो कह रहे हैं 195 के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो पाकिस्तान में तो हर चीज बाहर से आ रही है, तो महंगाई जिस तरह बुरी तरह आएगी, ये तो हुकूमत ने मसलिहत कह लें या पॉलिसी कह लें या आवाम को रिलीफ कह लें, फ्यूल के प्राइजेस में इजाफा नहीं किया था। अब इंटरनेशनल मार्केट को देखें और अगर जो भी हुकूमत नहीं आती है, अगर फैसला ऐसा होता है कि अंडू होता है और शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लेकर वजीर आजम बन जाते हैं, तो उनके बस में नहीं है महंगाई को रोकना, पेट्रोल को रोकना, डीजल को रोकना। स्ट्रैटेजी IMF वाली चीज जो है, वो IMF वाला मामला रुक गया है। जब तक एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी वो कंटिन्यू नहीं होगा। तो मईशत हमारी बहरान का शिकार है, एक्सपोर्ट हमारा रुका हुआ है। जो सियासी गुफ्तगू हुई है उसमें ऐसी वोकैबुलरी इस्तेमाल हुई है कि नफरत फैल गई है, सियासी जमातों ने फैला दी है अवाम के दरमियान। तो वो तमाम चीज़ों की वापसी बहुत ज़रूरी है और ये सब कुछ लिंक्ड है कि किस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बदियाल साहब की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच है, वो अब 7:30 बजे जो फैसला सुनाएगा, उस फैसले के बाद इंशाल्लाह कभी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान में। फैसल साहब, 7:30 बजे क्यों? क्या रोजा था इसलिए? इफ्तारी के बाद थोड़ा गला गीला हो जाएगा, तकरीर करने में आसानी होगी? नहीं, मैं अदालत के बारे में ये नहीं कह सकते। अदालत किसी वक्त भी फैसला सुना सकती है, रात को 2 बजे भी, सुबह 5 बजे भी, कहीं पर भी। मामला ये था कि इतवार को ये केस शुरू हुआ। इतवार को अदम एतमाद वाला मामला था, डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दी, उस रूलिंग को गैर आइनी करार दिया गया। उसके बाद ये मामला उठा और उसके बाद सोमोटो एक्शन लिया। हमारे पास इस वक्त पैनल भी बहुत बड़ा हो चुका है। हमें उसामा गाजी ने ज्वाइन किया है, अमीर अब्बास ने ज्वाइन किया है। यकीनन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े सीनियर एंकर्स और एनालिस्ट हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने सवाल फेंकूं, वर्दा कुछ पूछना चाहती हैं फैसल साहब से एक सवाल। जी वर्दा। नहीं फैसल साहब, बस मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि मुसद्दिक साहब इतनी जज्बाती गुफ्तगू कर रहे थे अपनी प्रेस से, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? असल में टेम्परेचर जो है वो सारी पार्टियों की तरफ से नॉर्मली बड़ा तेज़ है। हमने तर्जुमान देखें, मुस्लिम लीग के तर्जुमान देखें, आप हुकूमत के तर्जुमान, PTI के तर्जुमान कैसे रहे हैं। और हम एक ऐसी पिच के ऊपर बात करते हैं कि लोगों के मसाइल कम और एक दूसरे के ऊपर अटैक ज़्यादा देखते हैं। एक दूसरे पर इस तरह के अटैक देते हैं कि तुम चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो। तो ये कैरेक्टर एसेसिनेशन वाला मामला जो है वो हम रेगुलर बेसिस पे इन पिछले 3 सालों में खास तौर पे देखते रहे। PTI की तरफ से, उसके बाद जवामन हम मुस्लिम लीग नून की तरफ से, फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से, और जिसने फिर हालात ऐसे कर दिए हैं कि हर गुफ्तगू जो है वो हाई पिच पर हो रही है। दलाइल हाई पिच पर हो रहे हैं, ज्यादा चीख कर चिल्लाकर और ऐसी तशरीह की जाती है और ऐसी वोकैबुलरी इस्तेमाल की जाती है कि शायद न्यूज चैनल पर भी लिखा जाए कि ये खवातीन और बच्चे न देखें। इस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। अभी भी जो गुफ्तगू हो रही थी दलाइल के ऊपर कम और चीखने चिल्लाने के ऊपर जो है वो ज्यादा सिनेरियो है। अब पिछले 30 सालों के अंदर मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, इनके अकाउंट्स हैं, बजाय ये सारी चीजें कहने के, अच्छा कह भी सकते हैं लेकिन और तरीके से, एक जमहूरी तरीके से, लेकिन ये कोर्ट में पेश करना था। इमरान खान साहब के पास 3.5 साल का वक्त था,
जो भी रीजन हो, वो वजीर आजम थे, उन्हें ठीक करनी चाहिए थी और ये साबित करना था कि वाकई ये लुटेरे हैं, वाकई इन्होंने पैसा लूटा है, इनको सजाएं दिलवा के अंदर कर देते। अब वो कहते हैं कि नहीं हमें और बारी मिलनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी ने साथ नहीं दिया, सिस्टम बड़ा करप्ट है, सिस्टम इन्हीं का बनाया हुआ है, पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का, उन्होंने हमारे साथ नहीं किया और मेरी टीम मजबूत नहीं थी या वगैरह वगैरह जो भी दलाइल। लेकिन इन द एंड ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि गुफ्तगू जो है वो बजाय इसके कि फैक्ट्स के ऊपर हो, अपने दलाइल पर हो, चीखने चिल्लाने, बदतमीजी करने, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने, एक दूसरे की कैरेक्टर एसोसिएशन करने, क्लिप्स निकालने, अजीब व गरीब किस्म की फिल्में मार्केट में लाने, इस पॉइंट्स के ऊपर जो है वो सियासत होती रही है। और ये अभी हम मुजाहरा देख रहे थे, अभी थोड़ी देर में कोई और मुजाहरा भी हम देखेंगे। और इससे हम इंटरनेशनली अपने आप को ही खराब कर रहे हैं। हमारी क्या मार्केट में इमेज जा रही, इंटरनेशनली क्या हमारी इमेज जा रही पाकिस्तान की, कि हम क्या असल में ये हमारे पास तो आया पड़ोसी मुल्क से हमारे चैनलों के ऊपर इतना हंगामा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, हाँ, लेकिन वहाँ के चैनलों के ऊपर भी हंगामा है, कैरेक्टर एसोसिएशन है, वहाँ की सियासत के अंदर भी है, हिंदुस्तान के अंदर ये कई सालों से हो रहा है। वहाँ का एंकर तो सुनना चाहता ही नहीं है, वो तो अल्फाज मुंह में डालता है। वहाँ का सियासतदान जो अथॉरिटेरियन है, जिस तरह से चलता है। हमारे मुल्क में ये रुझान पिछले 3-4 साल से बढ़ा है। हमारे पास इस तरह हमारी ये बड़ा इज्जत एहतराम के साथ, हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अदम एतमाद वाला मामले को देखें, मियाँ साहब वाले मामले को देखें, इससे पहले हम सियासतदानों को देखें, वो एहतराम के साथ चलते थे, एहतराम के साथ होती थी, उनके तर्जुमान भी एहतराम के साथ बात करते थे। ये बस ये गलत हुआ है पिछले 3-4 सालों के अंदर, हमने बहुत ही इस तरह की चीज़ें देखी। मेरा ख्याल है कि लोगों को रियलाइज़ हो गया है, सियासी जमातों को भी रियलाइज़ हो गया, बहुत सारे तर्जुमानों को तो मैं खुद सुन रहा और देख रहा होता हूँ, लोग कहते हैं यार इससे बोलना शुरू किया, ये अच्छा उसको कहते भी फिर वो ये चवल हैं, ये इसको तो बंद करो, तो उसकी आवाज़ बंद कर देते हैं। वो मुस्लिम लीग नून के पास भी हैं, वो पीपल्स पार्टी के पास भी, वो पीटीआई के पास भी, और जाहिर है उनको बंद कर लेते हैं, ये गुजर जाए तो उसके बाद आवाज खोलेंगे। आपने चवल कह दिया फैसल साहब, आपने अच्छा वर्ड यूज किया है, पार्टी के नहीं मैं माजरा चाहता हूं वैसे, लेकिन समझ नहीं आता ना अगर मैं ये कहता नहीं। समझ रहा हूं, लेकिन यकीनन रोजे में इमोशंस वैसे इंसान के हाई होते हैं और थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, शायद इसलिए भी मुसद्दिक साहब को शायद इमोशंस हाई में नजर आए। बढ़ते हैं अब उसामा की तरफ। उसामा, इस वक्त 2 फैसले आ सकते हैं, 2 सूरतें बन सकती हैं। एक, अदम एतमाद की तहरीक दोबारा हो, दूसरा इलेक्शन की तरफ बढ़े। मुल्की मफाद में आपकी नजर में क्या बेहतर है? देखिए, अदालत ने फैसला करना है और मुझे लगता है कि इसमें एक चीज तो वाज़ेह नजर आ रही है कि जो स्पीकर की रूलिंग है वो तो दुरुस्त नहीं है। जो भी तक रिमार्क्स होते हैं, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि फैसला बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है और रिमार्क्स होता है कि जजेस पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं ऐसा हो तो क्या होगा, वो चीज़ों को देख रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या आपके लीगल पॉइंट्स है, उसके मुताबिक फैसला देना है। लेकिन लगता है कि स्पीकर की रूलिंग का तो मामला एक तरफ है, दूसरा कुछ भी हो, मुझे यही लगता है कि इलेक्शंस की तरफ ही मामला जाएगा। लेकिन इसमें नजर ये आ रहा है कि जो अपोजिशन है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है कि ये असम्बलियां बहाल कर दें, अल्लाह का वास्ता है मुझे वज़ीर आज़म बना दें, डेस्परेशन है। और जब ये बात पूछी गई बिलावल से तो वो भी चीज समझ आ रही है कि वो कहते हैं हमने कोई इलेक्शन के हवाले से रिफॉर्म्स जिसको कहते हैं करनी है, लेकिन लगता यह है कि वो चाहते हैं कि चंद दिन के लिए हुकूमत मिल जाए, एक तो शहबाज शरीफ साहब का शौक पूरा हो जाए, दूसरा ये कि वो नैब को खत्म करना चाहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कुछ करना चाहते हैं, इलेक्शन के हवाले से जो आपने देखा तरामीम हुई है, ओवरसीज पाकिस्तान का वोट है, दीगर है, यानी वो इस तरह की तरामीम लाना चाहते हैं कि जिससे वो इलेक्शन अपने हक में कर सके। अभी जो सूरत हाल है, उनको लगता है कि किसी सूरत भी इलेक्शन के हक में जाता नजर नहीं आ रहा, और जितनी डेस्परेशन है कि चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां वो नजर आ रहा है कि हम पर ये जो गद्दारी का दाग लग रहा है ये धुल जाए। मुझे नहीं लगता कि इदारे इसमें उनकी कोई मदद कर सकते हैं, क्योंकि अब सबूत जो है या तो वो डिनाई करें जी हम मिलते नहीं रहे, या कोई डिजाइन इस तरह से नहीं था, क्योंकि चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, कुछ तो आज आ रही हैं, कुछ काफी अरसे बाद आएंगी। काफी अरसे के बाद हमारे यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसने आज मुस्लिम मरीज साहब हिटलर की तकलीफ शुरू कर दी थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। बताना इनको ये पड़ेगा कि ये प्लान सारा क्या था, जो 5-6 महीने का ये प्लान था और जिस तरह से इंप्लीमेंट होता चला जा रहा है, ये बड़ा ग्रैंड डिजाइन है और ये कोई इतनी आसानी से जो कुव्वतें इसके पीछे वो खत्म नहीं होने देंगी। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से अपोजिशन को वो सब कुछ नहीं मिलने वाला जिसकी वो तवक्को करेगी। राइट, अमीर अब्बास, आप क्या समझते हैं, अदम एतमाद की तहरीक दोबारा होगी या फिर इंतखाबात की तैयारी की जाए? तला एक कैंडिड वाज़े सरियन एक गलती की है डिप्टी स्पीकर ने, ठीक, और बाकायदा प्लानिंग के साथ की है। कहीं ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है आइन के अंदर कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट कर सकते हैं, तो कैसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं इसको? और अभी उसकी फाइंडिंग नहीं आई जिस कॉन्स्पिरेसी हैचिंग की प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं। और अगर आपने उसको रिजेक्ट करना था तो जब ये 28 तारीख को इजलास बुलाया गया था
आप उसी दिन बुला के 27 को प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्पिरेसी का इजहार कर चुके हैं, 28 को इजलास बुलाया गया, आप 28 को इसको रिजेक्ट कर सकते थे। आप क्यों इसको ड्रैग करते रहे और आप इसको लेकर आए 3 अप्रैल तक? सारा केस आपने खुद फिशी बना दिया कि इसमें कोई गड़बड़ है। मेरा नहीं ख्याल कि आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के लिए यह आसान होगा कि वो इतनी सरीहन वाज़ेह किस्म की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की है डिप्टी स्पीकर ने, वो उसको मेंटेन रख सके। बहरहाल अदालत अदालत है, उसके पास बहुत इख्तियार है, उन्होंने सुना है हर फरीक को, हो सकता है उनको कोई ऐसा नुक्ता नजर आ जाए, लेकिन मेरी दानिश में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं निकलती है कि अदालत अगर यह कहे कि जो कुछ किया डिप्टी स्पीकर ने वो बिल्कुल ठीक किया। राइट। आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा। देखिए, एक तो हम इंतज़ार करेंगे 7:30 बजे, सही, और असल में होता भी ये कि जब फैसला आ जाए तो फैसला आने के बाद आप बहुत ही आराम से, बहुत ही एहतियात से अपने जो भी फैसले के बारे में राय दे सकते हैं और देनी चाहिए, लेकिन फैसले से पहले जो है वो एहतराम करना चाहिए, क्योंकि मामला अदालत में होता है और अदालत में जब होता है आपको क्या फैसला आता हुआ नजर आ रहा है कि अभी तो स्पीकर की रूलिंग को गलत करार दे दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि जो असेंबली तहलील हुई है वो दोबारा से उसको किया जाएगा? नहीं, अभी तो फैसला नहीं आया, अभी किसी ने नहीं कहा है कि ये आइन शिकनी है या नहीं है। ये मेरी आपकी लोगों की राय है, जिस तरह से हमारे दोनों मोहतरम एंकर साथी भी फरमा रहे हैं, ये राय है और इसका फैसला, इसको तय करना, क्योंकि एक पीटीआई की राय है और एक अपोजिशन की राय है और उन्होंने वो इकदाम किए हैं, यही तय करने के लिए सोमोटो हुआ और उसके ऊपर फिर 6 दिन तक 5 दिन तक बहस चली और अब फैसला महफूज है। लगता यह है कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी वो आइन शिकनी की है, वो ग्राउंड से बाहर आए हैं। तो इस सूरत हाल में होगा क्या अगर यही चीज़ समझी जाती है? अच्छा, चूंकि उन्होंने जो सहारा लिया है वो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को थ्रेट मिला और थ्रेट के बाद ये प्रोसीजर्स थे और वज़ीर आज़म के पास ये इस्तेकाक था कि अगले घंटे में वो बता देते। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, और डिले किया, अपने लोगों से बात की, कैबिनेट में ले गए, सिक्योरिटी के जो लोग थे हमारे हसास इदारों के, उसकी कमेटी में ले गए और वहाँ जाके उन्होंने बात की और वो सारी बात के बाद फिर एक उन्होंने सोचा कि अब ये इस तरह से होगा और उन्होंने फिर तकरीर के अंदर शुरू किया और उन्होंने फिर एक ख़त निकाल के बताया और ख़त उन्होंने इस तरह से पढ़ा जैसे लगा कि शायद, क्योंकि इमरान खान वो तकरीर में जो है कभी पर्चा या पर्ची या ख़त इस्तेमाल नहीं करते, तो उन्होंने पढ़ा तो उससे भी लोगों को हुआ कि नहीं वाकई ये कोई है चीज़। उसके बाद 2 क्लिप्स आ गए, फिर वो हमने देखा कि डोनाल्ड रो, उन्होंने थ्रेट कांग्रेस के अंदर जो बात की, सवाल के जवाब में बताया कि श्रीलंका में ये किया, पाकिस्तान और के साथ इस हवाले से बात की। फिर श्रीलंका की इकोनॉमिक की सूरत हाल देख लें, इमरजेंसी लगी हुई है, डॉलर इतना ज़्यादा हो गया, वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो जो उसका हशर हुआ। और पाकिस्तान में भी ये सीन था। फिर वो जाहिर है कि हमारी जो सियासत हो रही थी वो इस जमहूरी तरीके में, वजीर आजम एक बार भी अपोजिशन लीडर्स के साथ नहीं बैठे, उन्होंने कहा ये करप्ट है, मैं इनके साथ बैठ ही नहीं सकता। तो वो जमहूरी अमल तो हमारे यहाँ वैसे ही टूटा हुआ था और जब इस तरह की चीज़ आई तो फिर वो एक अलग पिच पे चली गई और वो फिर ऐसी पिच थी जिसके बाद वापसी नहीं थी। अब उसको जाहिर है इसका अगर आज फैसला नहीं होगा इस खत का फैसला तो होना है लाज़मी। इस खत को अगर फैसला नहीं किया तो ये अपोजिशन जो इस वक्त अपोजिशन में, हो सकता है जो आज फैसला है उसके बाद चंद दिन के बाद वो हुकूमत में चली जाए, वो कैसे जाके लोगों को बार बार बताएंगे इमरान खान ने कहा है आप गद्दार हैं, तो वो कैसे इलेक्शन लड़ेगा? क्योंकि हमारे लोग तो ये गद्दार वाला, एक तो ये जो अथॉरिटेरियन स्टाइल का जजमेंटल किस्म के जो वो हैं कि अब कह देते हैं कि गद्दार है, तो उस फेस से निकलने के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पर कमीशन बनवाएं, कोई तरीक़ेकार करें, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कैसे हम कह सकते हैं नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, बिलावल साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, आसिफ अली खान जरदारी को कि भाई आप गद्दार हैं, इमरान खान ने कह दिया है, और इमरान खान साहब को कह रहे हैं भाई तुम भी गद्दार हो। ये कैसे अब ये कौम के लीडर? फैसल साहब आपसे गद्दारी पे मैं एक तफसीलन बड़ा मुश्किल सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले मैं उसामा गाजी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। उसामा साहब ये बताइए मुझे कि हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त वजीर आजम बनने का बहुत शौक हुआ है अपोजिशन में, वो चाहते हैं कि वो दोबारा अदम एतमाद की तहरीक का सामना करें और वजीर आजम बने। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि हम इलेक्शन चाहते हैं, आज उन्होंने अदालत में यह कह दिया है। तो अपोजिशन के अंदर मुझे इस वक्त 2 स्टांस नजर आ रहे हैं, आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? बहुत जबरदस्त आपके और बड़े मसाइल हैं अपोजिशन। उनका एक टारगेट है कि इमरान खान को एक हद तक वो अचीव उन्होंने कर,
लेकिन उसके बाद वो जो वज़ीर आज़म बनने का शौक था वो नहीं पूरा हो रहा। और मैं आपको बताऊं, ये भी ट्रैप था जरदारी साहब का कि कुछ अर्से के लिए बनेंगे, सारी जो कोताहियां, खामियां, प्रॉब्लम्स हैं वो इनके सर चली जाएंगी और नून लीग को इससे बड़ा नुकसान होगा। लेकिन कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से नून लीग को एक कड़वा घूम पीना पड़ा, खासतौर पे नवाज शरीफ साहब, मरीम साहबा को, कि चलो उनके मतलब वो कभी भी देना नहीं चाहते हमजा को और शहबाज शरीफ साहब को ये वजारत आला और वजारत उस्मा, लेकिन देनी पड़ रही है। वही जिसका तस्करा कर रहे हैं बिलावल साहब को, जी हमने कुछ चेंजेस लाने हैं और वो चेंजेस बड़े खतरनाक होंगे। अभी जो सूरत हाल बन रही है वो यही लग रही है कि किसी भी सूरत में मामला दोबारा इलेक्शन की तरफ ही जाना है, जो आपका पहला सवाल था। उसकी मैं वजह आपको बता दूं, एक तो यह कि रूलिंग अगर गलत होती है तो फिर एक मामला आएगा, देखते हैं जजमेंट में क्या आता है, फैसले में कि कहां से शुरू होगा, क्या नई तहरीक-ए-इत्तेमाद आएगी, फिर जब नहीं आएगी तो अदालत ने कहीं ये नहीं कहा कि जी तहरीक-ए-इत्तेमाद से पहले या कहीं और वो मुस्तरद नहीं कर सकते, जब वोटिंग नहीं कर सकते थे, तो फिर क्या दोबारा वो असम्बलियां तहलील कर देंगे इमरान खान से, क्योंकि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर उस तरह से बनेंगे, दोबारा काबीना आएगी, तो एक परपेचुअल यानी एक मुसलसल अदम इस्तेहकाम होगा। आप देखिए इस वक्त महंगाई कहां जा रही है, डॉलर कहां जा रहा है, मईशत किस तरफ जा रही है। और आप श्रीलंका की सूरत हाल जरूर देखें कि जो श्रीलंका पर इल्जाम लगा वही पाकिस्तान पर लगा, जी रूस के खिलाफ आपने वोट क्यों नहीं दिया, आज उसके हालात देख लें और पाकिस्तान भी देख लें। अभी कुछ अर्सा पहले नेपाल से भी जबरदस्ती कुछ एग्रीमेंट साइन करवाए गए हैं। तो आप अगर इस सूरत हाल को देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो भी आएगी, ये मामला सारा नए इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जा रहा है और मुल्क को इससे निकालने का और कोई हल नहीं है। ये तो मुझे नजर आ रहा है, मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ, क्योंकि अब एक मुश्किल सवाल है, सुप्रीम कोर्ट आजाद है, जो भी फैसले वो करे और उसको सब मानेंगे, तो मुझे लग रहा है। लेकिन जिस तरह से डेस्परेशन नजर आ रही थी अपोजिशन की, शहबाज शरीफ साहब की वो खास तौर पर बता रही है, उनको भी नजर आ रहा है कि उनको वो नहीं मिलने वाला कि वो कोई लंबे इक़्तिदार में आ जाए और वो बड़े चेंजेस कर लें। जो मेन चीजें हैं उसके मुताबिक उनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा और इसके अलावा कोई हल नहीं है। इसके अलावा कोई हल नहीं। अमीर अब्बास, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन जब ट्रेजरी बेंचेस की तरफ जाएगी तो इतना ही इत्तेहाद उनके अंदर होगा या फिर टूट फूट का शिकार होगी हमारी ऑपोजिशन? मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा अरसे तक ऑपोजिशन हुकूमत को कायम रख सकेगी। हुकूमत में सिर्फ वो इतना अरसे के लिए रहना चाहते हैं कि जब वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से अपनी ज़रूरत के तहत रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और जो ओवरसीज पाकिस्तानी को जो इमरान खान साहब ने वोट का राइट दिया, वो उसको अपने मुताबिक टेलर मेड करेंगे, उसको अंडू और शायद रिवर्स ना करें बिल्कुल, लेकिन उसको मोल्ड करेंगे इस तरह से अमेंडमेंट करके कि जिससे ऑपोजिशन को भी फ़ायदा हासिल हो सके। अभी तो इमरान खान साहब ने जो कानून साजी की थी उससे इमरान खान को ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा था। अब वो अपने फ़ायदे के लिए इस कानून साजी को लेकर आएंगे। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज शरीफ और बाकी जो लीडरशिप के केसेस हैं उनको डील करने की कोशिश करेगी। नवाज शरीफ की वापसी को मुमकिन बनाया जाएगा। 11 तारीख को देखिए, आज 7 अप्रैल है, आज से ठीक चौथे दिन 11 तारीख को शहबाज शरीफ के ऊपर फर्द जुर्म लगने जा रही है। एग्जैक्टली। आज से अगर 2 दिन या 3 दिन के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं और वज़ीर आज़म पर अगर फर्द जुर्म लग जाती है तो ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ होगी और ये इमरान खान के हाथ में एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। एक पब्लिक इशू आ जाएगा उनके हाथ में शहबाज शरीफ के खिलाफ। जैसे उन्होंने पैनामा पे नवाज शरीफ के खिलाफ पॉलिटिक्स की और कहा कि चूंकि इल्ज़ाम लगाए, नवाज शरीफ अपने आप को बरी करवाएं, उहदा छोड़ें, फिर वापस आए। यही हथियार वो इस्तेमाल करेंगे शहबाज शरीफ के खिलाफ। तो आगे आपको ऐसा नहीं है कि बहुत कोई स्मूथ सेलिंग है, आगे आपको मुसलसल तूफ़ानी तूफान नजर आएगा पाकिस्तानी सियासत में। जब इमरान खान एक तो उनको इक़्तिदार से अगर वो निकल जाते हैं, आज कोर्ट से अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाता है उनकी रूलिंग के और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आउट हो जाते हैं, तो फिर उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि वो सड़कों पर आएंगे, वो जलसे करेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो छोटे छोटे इश्यूज गवर्नमेंट के जो है वो तलाश करेंगे, वो इनके खिलाफ जाएंगे। जैसे डॉलर आज 189-190 तक पहुंच गया है, ये मजीद इसी तरह ऊपर जाएगा। फिर शहबाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा, मिफ्ता इस्माइल को जवाब देना पड़ेगा, इनके जो एडम स्मिथ है उनको जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान कहेंगे भाई मेरा काम खत्म हो गया 7 अप्रैल को, अब तुम जवाब दो, तुम कहते थे ना मैं बुरा हूं, अब तुम जवाब दो। तो ये एक अनएंडिंग इंस्टेबिलिटी में मुझे लगता है कि हमारा मुल्क दाखिल हो रहा है और इसमें खतरनाक बात यह है कि इनको कभी भी रियलाइज नहीं होगा इन सारी जमातों को कि हम अपनी अनाव की भेंट चढ़ा रहे हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान के निज़ाम को। इनको कभी भी यह एहसास नहीं होगा कि हम जिस हद तक एक दूसरे के खिलाफ चले गए, हमने जितनी पोलैरिटी पैदा कर दी है, हमने जिस हद तक नाकाबिले बर्दाश्त रवैये अपने लिए पैदा कर दिए हैं, उसका कितना नुकसान मुल्क को होने जा रहा है। ये किसी भी सूरत में एक दूसरे, अब ये इस हद तक आगे चले गए हैं, ये सियासत की मुखालफत नहीं है या मुखालफत बराए मुखालफत।
ये अब मुखालफत जाती हो चुकी है, यानी ये अब किसी सूरत में एक दूसरे की जात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यानी ऑपोजिशन चाहती है कि इमरान खान जिंदा क्यों है, इमरान खान इस मैच में पहुंच गए, वो कहते हैं आसिफ जरदारी नवाज शरीफ जिंदा क्यों है। जब बात यहां तक चली जाए तो उसके बाद फिर कौन से उसूल, कौन सा कानून, कौन सा, फिर तो जाती दुश्मनी है ना। जैसे पंजाब के अंदर लोगों की जमीनों और जायदादों पर झगड़े होते हैं, रिश्तों पर झगड़े होते हैं। अमीर अब्बास, मुझे बताइएगा, ये 911 सुन के या तो मुझे पोर्शे कैरेरा याद आ रही है, जो बहुत ज्यादा तेज गाड़ी है, भागने के बड़े अच्छे काम आती है, तो या तो भागने की तैयारी है या तो अमेरिका से इजहार यकजहती है कि 911 आपके यहां भी है, हमारे यहां भी, अब दोनों भाई भाई हो गए। जी जी जी, ये भागने की तैयारी बस अब कर लेना। अब ये देखें, अभी जो डिटेल्स मेरे सामने कुछ आ रही हैं, ये फराह खान साहिबा, फरज शहजादी और फराह खान, जी हाँ, उनके जो एसेट्स की डिटेल्स आ रही हैं, होश रुबा उनके असासों में इजाफा हुआ है 2017 के बाद से, तला होश रुबा इजाफा। 2017 में इनके असासों की मालियत थी 23 करोड़ 16,35,000 रुपए। अभी इमरान खान साहब पावर में नहीं आए थे, ठीक, और जैसे ही इमरान खान साहब पावर में आए तो 3 सालों में इनकी दौलत और इनके असासों में होश रुबा इजाफा हुआ है। सिर्फ एक इस्लामाबाद का एक पोश तरीन सेक्टर है F72, उस एक सेक्टर में फरज शहजादी ने 933 स्क्वायर यार्ड्स का घर जाहिर किया, जिसकी मालियत 19.5 करोड़ रुपए, जो इन्होंने इसकी कीमत खरीद बताई है। यानी वो खातून जिसके 2017 में कुल असासे 23 करोड़ 16 लाख के थे, ठीक, उस खातून ने 2019 में सिर्फ 19 करोड़ रुपए का एक घर खरीदा है, ठीक, और 32 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद की उन्होंने टैक्स एमनेस्टी अवेल किया 2019 में, जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम डिक्लेयर की थी, 32 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद की। और इसी तरह एक तवील फहरिस्त है, मैं अगर बताना शुरू करूंगा, जो प्रॉपर्टीज इन्होंने 3 से जायद प्रॉपर्टीज इन्होंने डिफेंस लाहौर में बनाई हैं, बहरिया टाउन में इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हैं, इस्लामाबाद में ये मैं एक शानदार विला आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान से बाहर फिर जो इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हैं। तो ये अभी तो देखिए 911 जो इन्होंने शुरू कर दिया, ये अभी शुरू होगी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी इनको जरा पावर से आप हटने तो दें। बिल्कुल, ऐसी ऐसी चीजें निकल के आना शुरू होगी कि ये जितनी हेल्पलाइन है, ये खान साहब बाद में पछताएंगे कि हमने खोली क्यों थी। ये बताइए उसामा, ये बताइए, जब बात जिस तरह अमीर ने की है कि फराह मैडम जो है वो 23 करोड़ से शुरू हुई थी और अब बात अरबों में चली गई है, अगर हम देखें तो इमरान खान साहब की जो वाइफ हैं बुशरा बीबी, उनकी पर्सनालिटी कंप्लीटली रिलीजियस है, बड़ी दीनी खातून है, लेकिन एट द सेम टाइम फराह बीबी काफी मॉड स्क्वाड है, बोटॉक्स कराती हैं, इंजेक्शनें लगवाती हैं, हर किस्म के कपड़े पहनती है, घूमती फिरती हैं, दुनिया में पार्टी करती हैं, तो बड़ा पर्सनैलिटी डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है। ये कोई क्लैश हो रहा है मेरी नजर में, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, दोस्त तो किसी तरह से भी हो सकते हैं, इंसान होना चाहिए अच्छा इंसान, और बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, यही तो खूबसूरती है रिलेशनशिप्स की। बाकी ये बात बड़ी अहम है कि मैं ये देखता हूँ कि यही इल्जामात जहांगीर तरीन साहब पर भी लगाए जाते थे, अलीम खान पर भी, तो आज वो नून लीग को प्यारे हो चुके हैं। कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, आई विल नॉट बी शॉक्ड कि फराह खान साहब अभी उसके कुछ अरसे बाद आप देखें कि मुस्लिम लीग नून को वेलकम कर रही हो, उनके पास भी बड़े या आ जाएं, क्योंकि जवाद हसन साहब सेक्रेटरी इत्तलात थे, उनको जिस तरह गले लगाया आपके सामने है। और अभी मैं आपको बता दूं कि इनके ससुर जो है फराह खान साहब के, वो मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं, मुस्लिम लीग नून एमपी, और ये जो एक लाहौर के होटल के वज़ीर आला बने हमजा शाह साहब, तो वो करारदाद भी वही सामने लेकर आए थे, तो उनको भी बताना चाहिए था। और जब जुर्म किसी को पता लग जाए तो फौरी तौर पर उसको रिपोर्ट करना चाहिए। मुझे नहीं पता अभी तक फराह साहिबा के खिलाफ कोई अभी तक कोई FIR वगैरह हुई है नहीं हुई। इमरान खान साहब का तो ये दिलचस्प बात है कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ नारे लगाए थे, तो अगर ऐसा हुआ है तो ज्यादा सजा होनी चाहिए, और अगर इमरान खान साहब का किसी भी तरह से ताल्लुक निकलता है तो उनको इससे भी ज्यादा सजा होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर जरूर है, मुझे नहीं पता, जब ये केसेस होने चाहिए, सामने आने चाहिए, लेकिन जब कोई बन जाता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बता दूं कि एक साहब से मेरी बात हुई, मैं तो उनसे ही सवाल हुआ कि जी बड़ी करप्शन की कहानियां, ये वो उनके भाइयों की फलां की आई। उन्होंने ये जवाब दिया कि देखिए, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि खुद ही जाकर किसी अफसर से जाकर कह दें कि जनाब मैं वज़ीर आला का भाई हूँ, तो आपको मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती, उसको पता हो कि तो वो जो काम कहेगा जरूरी नहीं है कि उससे वो लिंक हो रहा हो।
तो जाहिर है उसके वो खुद से फायदा उठा रहा हो, फिर भी जिम्मेदारी उस पर आती है। ऐसा नहीं है कि जैसे उस तरह की रिपोर्ट हो तो उसको मना करे, लेकिन ये हमारे यहाँ हो जाता है। तो आप देखते हैं कि ये कहां तक मामला जाता है। लेकिन अभी तक ये नजर आ रहा है कि जितने लोगों पर भी इमरान खान साहब को, जितने लोगों पर मेन पर ATMs बड़ी यही दो थी, अलीम खान साहब और जहांगीर का नाम लिया जाता था, आज तो वहां है। तो ये यकीनन आप सही कह रहे हो साहब। सही मैं पूछूंगा इमरान खान की ATMs का, 911 पोर्शे कैरेरास का और फराह के हवाले से भी एक सवाल होगा फैसल अजीज खान साहब से, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए दुनिया बोल। वेलकम बैक टू दुनिया बोल। है बड़ा सनसनीखेज दिन है, रोजा सबका है, रोजा ज्यादा लग रहा है क्योंकि आज सबकी आवाजें निकल रही हैं, सब शोर मचा रहे हैं। 7:30 बजे अदालत क्या फैसला सुनाएगी। मेरे साथ बहुत सारे अहम तरीन पैनल पे गेस्ट, एंकर पर्सन, एनालिस्ट मौजूद हैं। चीफ न्यूज ऑफिसर बोल न्यूज के फैसल अजीज खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, आपसे कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने एक तकरीब से इनॉग्रेशन की और खिताब किया और उन्होंने 911 हेल्पलाइन अनाउंस कर दिया पूरे पाकिस्तान में। इससे पहले कि मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करूं, पहले मैं चाहता हूं आप इसके ऊपर अपना थोड़ा सा कमेंट कर देंगे। आप इसे कैसे देखते हैं 911 को? देखिए 911 जाहिर है बहुत ज़रूरी चीज़ है और इमरान खान साहब ने जो अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए या पूरे होने वाले होंगे उसको इनॉग्रेट कर लिया और एक टाइम बाय कर लिया। मीडिया पर उन्होंने आके बात कह दी, लेकिन मेरे ख्याल में 911 जैसी सहूलत होनी चाहिए थी भी पहले पंजाब में। सिंध में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए सिंध के लोगों का इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि कोई इमरजेंसी होगी तो आप 911 कॉल करेंगे, उसके बाद क्या क्या सहूलत उन्हें मिल सकती है। लेकिन पंजाब के लोग जो है खुश नसीब हैं, KP के लोग खुश नसीब हैं, इस्लामाबाद के लोग, कैपिटल के लोग खुश नसीब हैं कि वहाँ पर ये सहूलत है। बहरहाल मेरे हिसाब से इमरान खान साहब जो प्लान करते रहे वो प्लान्स उन्होंने किसी हद तक पूरे किए हैं और जो उनके रह गए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उसके तख्ते काटते जाएं। राइट फैसल साहब, यकीनन डिस्कशन इस पे होती रहेगी और मेरे साथ अमीर अब्बास भी मौजूद हैं, उसामा गाजी भी मौजूद हैं, दोनों सीनियर एंकर्स और एनालिस्ट हैं। गद्दारी का सवाल बड़ा हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। हाँ। कि कौन गद्दार है, कौन गद्दार नहीं है, कौन अमरीकी एम्बेसी से जाके मिला है, किसने पैसे लिए हैं, किस तरह पैसे बटे हैं। इस गद्दारी के इल्जाम में फैसल साहब कौन कौन लपेटे में आने वाला है? देखिए, एक तो ये चीज़ जो है वो बहुत संजीदा है और उसकी तफसीलात आने के बाद और संजीदा हो गई है। इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट के हिसाब से सियासत को भी इतने सालों से और इसको भी, और मैं काफ़ी अमेरिका ट्रैवल करता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखा है, किस तरह से डिप्लोमेसी चलती है, किस तरह से डिप्लोमेट्स काम करते हैं, किस तरह से उनको डेली रूटीन में काम करना पड़ता है, किस मकासद के लिए वो काम करते हैं, और उसके बाद अमेरिका जैसा मुल्क या रूस जैसा मुल्क या चाइना जैसा मुल्क जो है वो किस तरह से दुनिया में छोटे ममालिक के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ये बहुत ही मतलब एक नॉर्मल किस्म की चीज़ है कि किस तरह से वो प्रेशर डालते हैं, इकोनॉमिकली प्रेशर डालते हैं, रिलीजियसली प्रेशर डालते हैं और कई किस्म के प्रेशर डालते हैं। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को उनको हटाने के लिए अमेरिका ने ये बात की, मुझे कोई शुबा नहीं है। ओके, कंफर्म है। इसलिए नहीं है कि उसके बाद 2 क्लिप्स आ गए हैं। उससे पहले हमने देख लिया था 15 जुलाई 2016 को क्या हुआ था टर्की के अंदर। टर्की में किस तरह से उन्होंने रजीम को चेंज करने की कोशिश की, क्या फिर तैयब उर्दोगान ने किया, वो सारी चीजें हमने देखी, अपनी आंखों से देखी और उसके बाद फिर आके देखी। तो उसमें मुझे शुबा नहीं है। और क्लिप आ गया डोनाल्ड लू का, उन्होंने जिस तरह से बताया कांग्रेस को, वो चीजें सबके सामने आ गई। फिर सदर बाइडन जब नायब सदर थे उस वक्त का एक सेमिनार का क्लिप आ गया कि किस तरह से वो दुनिया के अंदर इस तरह की चीज़ों को करते हैं और बहुत सारे लोग इस मौजू के ऊपर ऑन करते हैं। अमेरिकन वो जो है वो झूठ वूठ पे बिलीव नहीं करते, वो समझते हैं कि ये हमारा इस्तेहकाक है, हम लॉबिंग कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं, हम आपको एड दे रहे हैं, हम आपको दवाएं दे रहे हैं, हम आपके मुल्क को चला रहे हैं, हम आपको असला दे रहे हैं, तो हम अपने मकासद के लिए आपसे प्यार से भी बात करेंगे, कभी कभार गुस्सा भी कर लेंगे। तो वो गुस्सा जो है वो इस अंदाज में हो गया। अब होता यह था कि कभी इस चीज़ को इस तरह से लिया नहीं जाता था। अब एतराज़ जो है वो पाकिस्तानियों को मुझ समेत है कि उसकी जो हैंडलिंग है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, इमरान खान साहब ने उसकी हैंडलिंग उस टाइमिंग के हिसाब से नहीं की जो मुझे मुतमईन करती, जिसके अंदर पाकिस्तानी सवाल ना उठा पाते, अपोजिशन ये सवाल ना उठा पाती, और वो एक बजाय 19-20 के वो सीधा आके ढस करके सबके सर पे लगता, जिस तरह इमरान खान की पर्सनैलिटी है। वो जरा गोलमोल अंदाज में कभी जलसे के अंदर खत दिखाना, कभी यूं करना, कभी ऐसे करना वैसे करना, वो तैयब उर्दोगान स्टाइल में नहीं गए। वो तैयब उर्दोगान वाले स्टाइल की लीडरशिप वाला इंसान है, तो उसको उस तरह से आना चाहिए था, तो वो गोलमोल अंदाज में। अब तीसरा पॉइंट इसका यह है कि भाई ये गद्दार वाली बात छुपेगी नहीं और इसको इग्नोर नहीं कर सकते।
आपने जिन पार्टीज के लीडरान को, जिन ओहदेदारान को, जिन एमएनएस को कह दिया है, वो चैन से कैसे सोएंगे? वो कहां से हो गए गद्दार? सही फैसल साहब, कैसे हो गए? भाई पाकिस्तानी है। अच्छा, जाने अनजाने में कोई मीटिंग हो गई, दोस्ती मोहब्बत में कोई बात हो गई, कोई गिफ्ट की सूरत में हो गई, लेकिन मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ लोग होंगे, ऐसा नहीं है, कुछ लोग होंगे मीर जाफर जिन्होंने ये प्लान किया होगा, लेकिन ये सबको हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक रोल अभी होना है, वो पार्ट पूरा होना है, वो फेज आना है जिसके अंदर ये तय होना जरूरी है, मुस्तनद तरीके से ये तय होना जरूरी है कि ये साजिश रची गई, मुमलकत पाकिस्तान इसके ऊपर क्या स्टेप ले रही है। हमारी सियासी जमातें, हमारे सियासी रहनुमा, वो मासूम लोग जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनको क्लियर होना चाहिए। जो इसमें है इन्वॉल्व, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर को रोकने की जरूरत है। अमीर अब्बास, आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो मुनहरिफ अरकान है स्लैश लोटे स्लैश जिन्हें गद्दार भी कहा जा रहा है, अगर अमेरिका से इन्होंने पैसे लिए हैं और हाथ मिलाया है रजीम पलटने का, तो इस गद्दारी के जुमरे में कौन कौन आएगा? क्या वो लोग भी आएंगे जो इनकी सरपरस्ती कर रहे थे और अपनी पार्टी में ले रहे थे कि आओ हुकूमत गिराओ? जी तलब, इजाजत अगर दें तो मैं चूंकि ब्रेक से पहले आपको बता रहा था फराह खान साहिबा के एहसासों के बारे में, तो अभी तो उनकी तस्वीर भी आपने न्यूज़ अपडेट में चला दी हैं, जो जब वो पाकिस्तान से बाहर जा रही थी 3 तारीख को। तो मैं आपको बता रहा था कि 2017 में जो उनके कुल असासे थे वो 23 करोड़ 16 लाख 35 हज़ार और कुछ रुपए थे। ये 2017 में थे। अभी पीटीआई पावर में नहीं आई, पीटीआई 2018 में पावर में आई। इन्होंने 2018 में अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। 2021 में ठीक 3 साल के बाद, यानी पीटीआई के पावर में आने के ठीक 3 साल के बाद, बल्कि शायद 3 साल से भी कम वक्त में, इनके असासे 3 गुना बढ़े। 23 करोड़ 16 लाख से बढ़कर 97 करोड़ 18 लाख रुपए से तजावुज कर गए। माशाल्लाह, 97 करोड़ 18 लाख रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ की दुआ है। ये जो टीटियां गिनते थे ना, ये जो पीटीआई वाले सुबह शाम, वो फलाना चपड़ासी, मकसूद चपड़ासी और वो पापड़ वाला, ये इनके जवाब अब देने पड़ेंगे, इनके जवाब। और 2020 में मोहतरमा ने, अब इनका जो लाइफस्टाइल है उसमें जो आपको लग्जरी जो लाइफस्टाइल नजर आएगा, एक तो जिनकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई है जिसमें किसी चार्टर्ड एयरक्राफ्ट में शायद बैठी हैं और इनके पास एक बैग पड़ा हुआ है। ये बैग जो है, जी वो बैग जो है, उस बैग, वो बिर्किन बैग है जिसकी मालियत $90,000 है। अब ये फर्दर जारी बात है उनको इस क्लेम को रद्द करना चाहिए, लेकिन वो तो बिल्कुल सामने नहीं आ रही है, वो गायब हो गई हैं। ये फ्रेंच कंपनी है जो ऑर्डर पे ये बैग तैयार करती है और इसकी जो मालियत होती है वो $90,000 है। 2020 में मोहतरमा ने दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी है पोर्शे, वो पोर्शे इन्होंने बुक करवाई थी पाकिस्तान से। 2020 में उसकी मालियत थी 7 करोड़ रुपए और उस गाड़ी की इन्होंने एडवांस जो पेमेंट की थी वो 33 मिलियन यानी 3 करोड़ 30 लाख रुपए फराह बीबी ने उसकी एडवांस पेमेंट की थी। और 2021 मार्च में ये सेनेट का इलेक्शन भी कंटेस्ट करना चाहती थी, तो इन्होंने जो नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे उसमें इन्होंने खुद डिक्लेयर की थी कि वो ये गाड़ी खरीद रही है। अब इन्होंने खरीदी नहीं खरीदी, बाद में क्या हुआ आई डोंट नो। सो ये अभी तो देखें ना, अभी तो आज पहला दिन है हुकूमत के डोलने का और ये कहानी आ रही। अब आ जाए जी साजिश की तरफ। देखिए, जैसे बता रहे थे फैसल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ जो कमज़ोर तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको डिक्टेट भी करता रहा है, उनको डराता धमकाता भी रहा है, उनकी आर्म ट्विस्टिंग भी करता रहा है, उनको करता रहा है और उनके खिलाफ साजिशें भी करता रहा है, हुकूमतें भी गिराता रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं हो सकता कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भी अमेरिका ने कोई साजिश की हो, लेकिन उसको आपको साबित करना पड़ेगा किसी तरह से ना कि आपके पास क्या सबूत है। आप कनेक्शंस बना रहे हैं जिसको आप कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। एक होता है सब्सटेंशियल एविडेंस, एक है सर्कमस्टेंशियल। तो अब इमरान खान साहब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से साबित कर रहे हैं कि चूंकि इस तरह से एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हुई, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई, फिर मेरे लोग टूटना शुरू हो गए, उनको पैसे दिए गए, पैसे बैग में आए, बैग जहाज में आया, जहाज कराची से उड़ा, वो पीपल्स पार्टी ने उड़ाया। अब ये है वाकयाती शवाहिद जो इमरान खान साहब सामने रख रहे हैं। तो बेहतर तो ये होता कि जब 7 मार्च को उनके पास आ गया था कम्युनिके असद मजीद साहब का, तो वो अपने तौर पे खुफिया तरीके से कोई कमीशन बना के और उसके ऊपर तहकीकात शुरू करवा देते।
वो OIC के इजलास का इंतजार कर रहे थे, वो इसको खुल के सामने नहीं लाना चाहते थे। दैट मेक्स सेंस, उसमें लॉजिक है कि चूंकि OIC का एक बहुत बड़ा इजलास राइट अमीर, टाइम कम है, सॉरी टू इंटरप्ट, माजरत के साथ, वक्त कम, मुकाबला सख्त। आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। खान साहब, चीफ न्यूज ऑफिसर बोल न्यूज, अमीर अब्बास साहब, उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने तज्जिए का इजहार कर रहे थे सूरत हाल के ऊपर। 7:30 बजे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा मुल्क किस राह पे जा रहा है। लेकिन इस वक्त इफ्तारी से पहले दुआ की कबूलियत का वक्त है। तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, मुल्क को कौम के मफाद की खातिर, पाकिस्तान की खातिर दुआ जरूर कीजिएगा। आज बहुत बड़ा दिन है, लेकिन जब भी रोजे खुलने का वक्त करीब आता है तो टीवी चैनल्स पे खाने पकाए जाते हैं, मुख्तलिफ मुरगन चीजें तैयार की जाती हैं और वर्दा भी जा चुकी हैं इस वक्त डालडा के दस्तरखान पे। सुमैया भी उनके साथ हैं। ओवर टू यू वर्दा एंड सुमैया। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। डालडा। जी थैंक यू सो मच तलहा और वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं, ब्लैक कलर का ड्रेस और हमारा सेट माशाल्लाह। ये अज़योर का ड्रेस मैंने वेयर किया हुआ है, थैंक यू सो मच। उनके बड़े अच्छे ड्रेसेस होते हैं और ईद कलेक्शन भी है, आप लोग ईद के लिए भी शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बना रहे देते हैं भाई, हमें वार्डरोब्स देते हैं, उनका थैंक्स कहना बनता है भाई। अच्छा जी, तो आज डालडा के दस्तरखान में हम क्या बना रहे हैं सुमैया? आपने इंग्रेडिएंट्स देखे हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं और बन क्या रहा है? देखिए मुझे कीमा नजर आ रहा है तो कुछ कुछ मुझे समझ में आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ का समझ में आ रहा है? कीमे का कुछ बनेगा। आज हम बना रहे हैं बिहारी कीमा। पिछले 2 से 3 दिन हमने कोशिश की कि हम आपको इफ्तार से रिलेटेड जो हैं वो रेसिपीज बताएं, तो हमने सोचा क्यों ना, सहरी में भी बड़ा मसला होता है कि आज क्या बनाएं, और सहरी में कीमा और पराठा मिल जाए या क्रिस्पी लच्छेदार पराठा, ओए 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 ओए, तो मज़ा आ जाता है। देखिए जैसे तलहा ने कहा था, और ये हकीकत है कि जैसे ही इफ्तार का टाइम करीब होता है तो तमाम चैनल्स पे कुकिंग शोज लग जाते हैं, तमाम खवातीन भी घर की जो है वो किचन का रुख कर लेती हैं और फिर सोचती हैं कि क्या बनाएं, और इफ्तार के बाद भी फिर होता है कि सहरी के लिए क्या बनाएं। सोचना मुश्किल है, ये सबसे बड़ा काम है, ये सबसे बड़ा काम है। मैं एज ए शेफ इस चीज को एडमिट करती हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरे घर में भी मेरे साथ है। सबके साथ ये मसला होता है। खाना बनाना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन सोचना बहुत मुश्किल काम होता है। सही। तो ये हमें आसान कर दिया वर्दा ने हमारे लिए कि हम क्या बनाएं। अच्छा चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं फर्न मैरिनेशन। अच्छा आप ये देख सकते हैं मेरे पास आधा किलो कीमा है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता मिला के रख दिया है। सही है। इसको कितनी देर रखा है आपने? ये मैंने सुबह रख दिया था, दोपहर में जब परचेजिंग हुई थी इसकी मैंने लगा के रख दिया था उस पर। लेकिन अगर आपको बनाना है, सुबह बनाना है, तो आप रात में लगा के रख दीजिए, ओवरनाइट रख दें। तो इसका क्योंकि हम बना रहे हैं आज बिहारी कीमा, तो बिहारी कीमे में जो बिल्कुल एक वो आता है ना, बिल्कुल स्मूथनेस आती है, वो इससे आएगी। मुझे पीछे से एक स्पून में ले लूँ। हाँ ले लें। और आपको क्या चाहिए होगा? लहसुन अदरक आप मुझे पास करती रहिएगा प्लीज़। अच्छा ये देखिए, आप कलर भी चेंज हो गया है इसका, और ये कच्चा पपीता लगाने से, और अभी हम जब इसको अच्छे से गूंदेंगे ना तो इसका और रेशा भी अच्छा हो जाएगा। सही, ये सॉफ्ट होगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून पास कीजिएगा प्लीज़। हम स्टोव अभी बंद कर देते हैं। चलें जी, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहिए, साथ साथ मैंने रेसिपी कार्ड से भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूँगी कीमे में लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून भर के। उसके बाद मुझे आप दे दीजिए नमक। ओके, नमक का है? नमक दे दें। लाल मिर्च दे दीजिए, कुटी हुई लाल मिर्च। सही, ये है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के जाएगी। लाल मिर्च पाउडर ये जाएगा 1 टीस्पून भर के, या फिर हस्बे जायका। मेरी जो मिर्च यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करें वो थोड़ी तेज़ है, आप अपने हस्बे जायका जैसे घर में आप इस्तेमाल करते हैं आपको अंदाज़ा होगा। अगर आप चटपटा थोड़ा सा खाना चाहते हैं तो इसको आप 1 टेबल स्पून तक लेके जा सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये हमारे पास है धनिया पाउडर। ये अच्छा आप फ्रेश कुटा हुआ धनिया भी ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ फ्रेश कुटा हुआ धनिया। 1.5 टीस्पून इसमें ये काला नमक है, ये हटा दीजिए इसको, ये हमने अलग उसके लिए रखा है रेसिपी के लिए। ये चाहिए मुझे रोस्टेड चने, यानी कि भुने हुए चने हैं उसका पाउडर बना लीजिए, वो चाहिए हमें यहाँ पे 1 टेबल स्पून।
ये इसमें डाल दिया। उसके बाद दही चाहिए होगा मुझे। ये दही है मेरे पास 4 टेबलस्पून के करीब फिटी हुई, यानी कि विस्क हुई हुई दही है, ये इसमें चली जाएगी। आधा कप दही है मेरे पास और 4 टेबलस्पून मेरे पास प्याज है ब्राउन। ठीक है, मैंने आपको उल्टा बता दिया था। चलें जी, ये है हमारे पास आधा कप दही, 4 टेबलस्पून ब्राउन प्याज, ये इसमें चली जाएगी। और ये तमाम चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आप इसमें मिक्स करके अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, अगर आप हाथ का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, पूरा मलते हैं इस तरह से आप ना हथेली की मदद से इस बैग से, उस तरह से आपने इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स लगा के आप मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं आराम से। आपको शाम में बनाना है, सहरी के लिए बनाना है, आप इफ्तार के बाद बना के रख दें। जितना अच्छा इसको मैरिनेट करेंगी उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। सही। मुझे नमक मिल जाएगा प्लीज़, तो फिर मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी जी। ठीक है, जब तक नमक आ रहा है। अच्छा, हमारे पास ये ऑयल है, क्या है ये सरसों का ऑयल है, ये भी मैं इसमें ऐड करूंगी। अच्छा, क्योंकि हम जब बिहारी बनाते हैं, बिहारी कबाब बनाते हैं, बिहारी बोटी बनाते हैं, तो उसमें सरसों का तेल बहुत इस्तेमाल होता है, उसकी एक अलग से खुशबू आती है, अलग से अरोमा आता है, तो मैं इसमें ऐड करूंगी। ये वेट कर रही हूँ कि मैं अच्छा, ये टिप है क्योंकि हम जब बनाते हैं खुद घर में तो हम नहीं डालते, लेकिन ये जो बता रही हैं जिस तरह वर्दा, ये टेस्ट डिफरेंट हो जाता है सरसों के ऑयल से। इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा जी, मुझे आप दीजिए अब सरसों का तेल। ये देखिए मिक्सिंग हो गई है, अब मैं इसमें सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। ये देखें सरसों का तेल इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून। ठीक है। अच्छा, ये कच्चा ही डाला है मैंने, वरना बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सरसों का तेल कैसे डालना है, पका के डालना है, किस तरह डालना है, तो आप ऐसे ही डाल दीजिए। अच्छा जी, नमक भी आ गया मेरे पास, इसमें मैं डाल रही हूँ नमक हस्बे जायका, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, मैंने रेशो पहले भी आपको बताया है, दोबारा से बता देती हूँ कि अगर आप आधा किलो बना रहे हैं तो उसमें 1 टीस्पून नमक बिल्कुल ठीक है, अगर 1 किलो बना रहे हैं तो 2 टीस्पून डालिए। ये रेशो बता रही हूँ मैं आपको, जिससे कभी भी आपकी नमक मिर्चें तेज़ नहीं होंगी, क्योंकि हम रोज़े से होते हैं, हम चख नहीं सकते, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इस तरह से बैलेंस नमक मिर्चें डालें, वरना फिर बिल्कुल कम हो गया तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ गया तो कम करना जो है वो फिर आपका एक इम्तिहान होता है। अच्छा, आप देख सकती हैं सुमैया, व्यूवर्स भी देख सकते हैं मेरे, ये देखें इसका रेशा देख रही हैं टूट गया, क्योंकि सिर्फ इसमें हमने वो लगाया था, कच्चा पपीता लगा के रखा था। ये देखिए मिक्स हुआ है सारा मसाला, ये प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो गया है। ठीक है। अब हम स्टोव ऑन कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे टाइम की हमारे पास कमी होती है, हम कोशिश करते हैं कि आपको हम जल्द से जल्द बनाना सिखा दें, वरना आपने इसको कम से कम भी 1 घंटे मैरिनेट लाजमी करना है। स्टोव ऑन कर लेते हैं यहाँ पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी डालडा कुकिंग ऑयल 1/2 कप। डालडा कुकिंग ऑयल एक वाहिद कुकिंग ऑयल है जिस पे माओं को पिछले 80 साल से भरोसा है, और रमज़ान में हम कहते हैं ना सुमैया के इबादतें भी ज़्यादा होती है, बरकतें भी ज़्यादा होती हैं और बचत भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल। और डालडा के साथ आप बचत भी कर सकते हैं। डालडा में ये है कि तेल का इस्तेमाल रमज़ानों में बहुत ज़्यादा होता है, तो डालडा आपके लिए बहुत ही अच्छी बचत ऑफ़र लेके आया है। आप परचेज़ कीजिए अच्छे से जाके मार्केट में। इसको मैं खोल दूँ, मैं खोलती हूँ। हाँ, ये पीछे से ही दे दें नाइफ़ मुझे। चलें जी, ये खुल गया आई थिंक, आधा खुला। चलें जी, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि जी ऑयल ज़ाहिर अब यूज़ हो रहा है, लेकिन ऑयल ज़ाहिर आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो वो ऐसा कौन सा ऑयल है या कौन सा ऐसा ब्रांड है जो अब अपनी सेहत के लिए आपके लिए अच्छा भी है और आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं? तो डालडा बेस्ट बात ये है कि ये अपनी क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, तो मेरी हमेशा पर्सनल प्रेफरेंस होती है डालडा, फर्स्ट चॉइस है हमारी फैमिली की भी, और पिछले 80 साल से चला आ रहा है। डेफिनेटली अपने घरों में ख़ानदानों में डालडा कुकिंग ऑयल ही इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्राइंग के लिए भी या फिर आप कोई भी खाना पकाएं। अच्छा, यहाँ पे मैं आधा कप डालडा कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये देखें, इसकी नोज़ल देखा कितनी हेल्पफुल है, वरना इतने बड़े बड़े ऑयल होते हैं ना तो निकालना मुश्किल होता है आपको बॉटल में, और पाउचेस में भी आप निकालना बड़ा मसला होता है, लेकिन ये है कि इसमें सबसे नोज़ल बहुत फ्रेंडली है आपकी। अच्छा, ये देखिए मिक्स हो चुका है। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा हम इसमें कीमा डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें आखिर में बस जाएगा लेमन जूस, दैट्स इट। अभी मैंने नहीं डाला इसमें, ये पहले नहीं जाएगा, ये पहले नहीं जाना, इसको आखिर में डालेंगे ताकि उसका फ्लेवर थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर, एक चटखारा उसका एक रहे। ठीक है जी, तो तेल गर्म हो रहा है, आप जाके रेसिपी कार्ड नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको आगे स्टेप बताते हैं। स्क्रीन पे रेसिपी कार्ड आ जाएगा, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड भी है और वैसे भी बता रही इस तरह वर्दा, और ख़ास तौर पे जिस तरह वर्दा ने बताया
कि आप मैरिनेट करके रख सकते हैं, जितना मैरिनेशन होगी उतना अच्छा ये वाओ, क्योंकि हमें स्मेल आ रही है सारे मसालों की और ये बेहतरीन आइटम है सहरी के लिए। मुझे लगता है कि कीमा सबका फेवरेट होता है। कीमा किसका फेवरेट नहीं होता, फेवरेट होता है बच्चों का तो खास तौर पे। आजकल थोड़ा सा ये इशू भी चल रहा है कि बकरे उसका बीफ का आप नहीं यूज़ कर सकते, तो आप चाहें तो आप ये चिकन में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ये आप मटन में भी बना सकते हैं। ठीक है, चलें। अच्छा एक चीज़ और है ना, क्योंकि हमारे कई डॉक्टर्स से बात हुई ड्यूरिंग हमारे शोज़ में, जब ये बीफ का सारा इशू आया तो उन्होंने कहा जितना पकाएंगे ना अच्छी तरह पका के, इवन हेल्थ मिनिस्टर्स की जानिब से कहा गया कि जितना आप पकाएं बीफ को, पका के अच्छी तरह खा सकते हैं अगर आपको लगता है, आपका दिल मुतमईन होता है तो। भी दो राय हैं सुमैया, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग फूड अथॉरिटी ने भी कहा है कि नहीं, पकने के बाद भी जो है वो अगर किसी ने उस टेम्परेचर पे सही भुनाई नहीं की तो एक रिस्क लेने वाली बात है। ये तो कार्ड आ गया बिहारी कीमे का। आप लोग मोबाइल फ़ोन निकाल के, स्मार्ट दौर का ज़माना है, आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लें फटाफट, क्योंकि आपको सहरी के लिए आपकी मुश्किल आसान कर दी है। वर्दा ने क्या पकाएं, ये सवाल, इसका जवाब हमारे पास है। आज पकाएं कीमा, और वो भी बिहारी कीमा, मज़ेदार सा बिहारी कीमा। ये देखिए, चलें जी। अच्छा, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि कीमा प्रॉपर एक तरीके से मिक्स हो जाए। जितने मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो तो ऑलरेडी मिक्स हो गए हैं। अच्छा, और ये इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है सुमैया? इसको हमने बना लिया ना, अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने दही ऐड किया है, दही अपना पानी छोड़ेगा, कीमा अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, तो उसी में कीमा भी पक जाएगा धीमी आंच पे। अब इसको बस मैं थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर रही हूँ कॉर्नर से। ये देखिए इस तरह से प्रॉपर अच्छे से इसको मिक्स किया। और इतना इजी बताया है वर्दा ने, वरना हम अक्सर पैकेट के मसाले यूज़ कर रहे होते हैं। बिहारी कीमा कैसे बनाएं, तो लगता है वो उस पैकेट का मसाला ही हल है। हाँ वर्दा, घर के मसाले सब तो हेल्दी हैं, आप घर में बनाएं, आप बहुत अच्छा ज़्यादा बना सकते हैं, ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। और ये देखिए, इसको अब मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी। अच्छा, दूसरी जानिब हम चलते हैं। एक मेरे पास बहुत अच्छी सी आपके लिए एक ड्रिंक भी है, जब तक वो ड्रिंक शेयर कर लेती हूँ मैं आपसे, जब तक कीमा हमारा बन रहा है। सही है जी, थोड़ा सा हल्का करते, स्लो फ्लेम पे कर दीजिए। सही है जी, चलते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। ड्रिंक में हम बना रहे हैं कीमे के साथ मिंट लिम्का। कैसी कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी है ना, और कहते हैं ना हाजिम होता है जी, हजम हो जाएगा। आप अक्सर लोगों में कंप्लेन भी आती है सुमैया कि जब सहरी के वक्त खाना खा के सोते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा हैवी ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, हजम नहीं होता, भारीपन का एहसास होता है। जी जी बिल्कुल। सहरी में हम ऐसा क्या खाएं या पिएं कि प्यास पूरा दिन कम लगे, क्योंकि बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कोयला भी जल रहा है, तो आप ज़रा ये दें, कुछ ऐसी टिप दें कि सहरी में ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या पिएं जिससे हमें प्यास न लगे या प्यास की शिद्दत कम महसूस हो पूरा दिन। मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसमें मैं डेसिकेटेड कोकोनट डालना भूल गई थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूँ। पहले मैंने अभी नज़र पड़ी इंग्रेडिएंट पे तो मैंने देखा ही, तो मैंने डाला ही नहीं। अच्छा, इसमें ये इससे एक दाना आएगा, इसमें दानेदार चीज़ आएगी। ये 1 टेबल स्पून आपने डालना है भर के। क्या नहीं होगा? फील तो नहीं, ऐसे मुंह में तो नहीं आएगा, टेस्ट नहीं होता ड्राइड। ये इसका एक दाना हल्का सा आएगा, एक हल्का सा आपको एक फील होगा, फ्लेवर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें कोकोनट ऐड किया है। सिर्फ एक दाना दाना सा नहीं, जैसे ग्रेवी के साथ हम वो करते हैं, दानेदार बनाएगा। अच्छा, जो हम कोरमा खाते हैं ना बाहर मार्केट्स में, जैसे हम कहते हैं कि शादियों में जो शादियों वाला कोरमा है, जो दाना आता है देख का कोरमा, उसमें भी जो है ये कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट डालते हैं। अच्छा, एक तरफ मैंने यहाँ पे कोयला गर्म करने के लिए रख दिया है क्योंकि बिहारी कीमा बन रहा है तो कोयले का दम देंगे हम, जाहिर सी बात है। थोड़ा सा फ्लेम यहाँ मैं इसका तेज़ करूँ ताकि जल्दी से हमारा कीमा भुन जाए। मैं रेसिपी की तरफ चलती हूँ, साथ साथ आपका सवाल भी देती रहती हूँ। जवाब आपका सुमैया ने पूछा था कि हम सहरी में ऐसा क्या खाएँ। सहरी में आप दही का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, लाजमी दही का इस्तेमाल कीजिए। अगर दही कोई भी खाना खा रहे हैं आप, कीमा खा रहे हैं, रायता बना लीजिए साथ में, तो या फिर कोई सालन खा रहे हैं तो साथ में सादा दही ले लीजिए। और अगर नहीं ले सकते तो लाजमी लस्सी का इस्तेमाल कीजिए। लस्सी से क्या होगा कि दिन भर जब हम पानी कम पीते हैं तो हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो हम हाइड्रेट रहेंगे। और अक्सर आपने देखा होगा कि यूरिन इन्फेक्शन हो जाते हैं, यूरिन में जलन फील होने लग जाती है आपको, तो वो उससे आप बचे रहेंगे अगर डेली आप लस्सी पियेंगे। आप नमकीन लस्सी, कोई भी नमकीन लस्सी या मीठी लस्सी, जैसी लस्सी आप चाहें आप पी सकते हैं, जो आपको पसंद हो। दही का इस्तेमाल उसमें होना चाहिए। या फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा रमज़ानों के दौरान बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, एसिडिटी होती है, तो आप
कच्ची लस्सी जिसे झारा कहते हैं वो पीजिए। वो ऐसे बनता है कि एक गिलास में आपने 2 टेबलस्पून दही डाला, उसको अच्छे से फेंट लिया, 1 चुटकी नमक डाला और ठंडा पानी फुल भर लिया उसके अंदर, तो ये झारा कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे हम बना रहे हैं मिंट लिम्का। मिंट लिम्का के लिए मैंने 2 बंच पुदीने के पत्तों के वो लिए हैं, वो तोड़ के मैंने ब्लेंडर में डाल दिए। काला नमक सबसे बेस्ट डाइजेशन के लिए, ये अराउंड ½ टीस्पून ये मैं डालूंगी यहाँ पे। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पे लेमन जूस। अच्छा, मुझे बर्फ़ ला दें। अच्छा, मैंने बर्फ़ फ्रीजर में रखी थी कि मेल्ट ना हो जाए, वो डालना ज़रूरी है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे लेमन जूस है, 3 टेबलस्पून लेमन जूस मैं ऐड करूँगी इसमें। भाई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक बनने वाली है, बहुत यमी ड्रिंक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे आइसिंग शुगर है मेरे पास। आपके पास कोई भी नॉर्मल चीनी घर में है आप वो ले लीजिए, एनीवेज हमें ब्लेंड ही करना है। ये यहाँ पे हम डालेंगे 3 टेबलस्पून। ठीक है जी, ये डाल दी मैंने। अब उसके बाद कोई भी कार्बोनेटेड वाटर आप ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है, वो डालिए इसमें 2 कप। और ये 2 पर्सन्स के लिए ड्रिंक बन रही है, ये 2 पर्सन्स की ड्रिंक बन रही है। और साथ में बर्फ़ डाल के इसको हम ब्लेंड करेंगे। मैं वेट कर रही हूँ कि बर्फ़ आ जाए जल्दी से, तो फिर उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। और ये वो ड्रिंक है मिंट की, जब आप ज़्यादा हैवी खा लेते हैं, ख़ासतौर पे आजकल रमज़ान में वर्दा हम लोग बहुत कुछ हैवी खा रहे हो, फ्राइंग आइटम बहुत ही ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो ये बेस्ट है बजाय कि आप ये कोई शरबत चीनी डाल के उससे बहुत बेहतर है। इसमें भी डलती है, देखिए वेरिएशन रखनी चाहिए। हाँ। मैं ये कहती हूँ कि भाई रमज़ान, माह रमज़ान वैसे तो बहुत बाबरकत महीना हमारी नसीब में आता है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, हमें दुआएं मांगनी चाहिए। लेकिन एक है कि इस महीने से हमें एक मोहब्बत इस तरह से है कि जब सब एक साथ, हम इतना बिजी होते हैं अपने नॉर्मल रूटीन्स में कि हमें टाइम नहीं मिलता कि हम अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के रोज़ा इफ्तार करें, या खाना भी एक टाइम का सुकून से साथ खा सकें और एंजॉय करें, या शाम की चाय एंजॉय कर सकें एक साथ। तो रमज़ान का एक ऐसा महीना है जहाँ पे हम सारे लंबा सा दस्तरखान लगता है या डाइनिंग एरिया में बैठ के सारी फैमिली एक साथ बैठ के खाती है, तो एक बरकत और एक रहमतों का एहसास होता है। तो उसमें हर चीज़ दिल से एंजॉय करें, थोड़ा कम खाएं लेकिन खाएं। अच्छा जी, बर्फ़ आ गई है, मिल के खाएं और अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल करें जो मुस्तहिकीन हैं। अपनी आंखें खुली रखें, बराबर में देखें, अपने आस पड़ोस में देखें, ज़रूरतमंदों को देखें, जो कोई ज़रूरतमंद है तो उनकी प्लीज़ मदद कीजिए सबसे पहले। अच्छा देखें, बर्फ़ मैंने डाल दी है इसमें, अब इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, ये हमें एक कॉल आई है, फरमाइश की गई रेसिपी कार्ड दोबारा चलाया जाए, तो रेसिपी कार्ड हम दोबारा दिखा देते हैं। आज की रेसिपी बिहारी कीमा, तो दोबारा हम रेसिपी कार्ड चलाते हैं। कौन कॉलर हैं, कहाँ से बात कर रही हैं, हमारी रेसिपी देख रही हैं, इनको कोई सवाल है तो वो भी बताइए मुझे। बिल्कुल, बल्कि अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो भी पूछी जा सकती है वर्दा, क्योंकि ब्लेंडर भी चल रहा है साथ साथ। और ये रेसिपी कार्ड भी आ चुका है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ड्रिंक भी रेडी है मेरी। और कलर जो है ना ड्रिंक का, ओहो awesome। और कोकोनट की टॉपिंग भी हुई है ग्लास पे, कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। आपने कल पिज्जा बॉम्ब मैंने सुना ट्राई किए? भाई मैंने पिज़्ज़ा बॉम्ब ट्राई किया इफ्तार के बाद, हमारी पूरी फैमिली ने इनफैक्ट ट्राई किए और बहुत मज़े के थे, मतलब नो डाउट। ये बहुत ही, मैं सही आपको जेन्युइन फीडबैक दे रही हूँ वर्दा, क्योंकि हम घर गए और हमने वो पिज़्ज़ा बॉम्ब ट्राई किए, इवन मेरे बच्चों ने ट्राई किए और वो तो कह रहे हैं कि भाई मम्मा आपने ट्राई करने हैं घर में भी। तो मैंने कहा जितना मैंने सीखा है, वाह। तो ये ड्रिंक तैयार हो गए हैं और इसकी भी रेसिपी आ गई है, रेसिपी कार्ड। आप रेसिपी कार्ड दोनों देख सकते हैं, दोनों रेसिपी कार्ड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। और फिर कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे कर सकते हैं। चलें जी, और जब तक आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कि हमने ड्रिंक कैसे बनाई है इसकी। अच्छा जी, चलें जी, ये अब वो स्मेल आ रही है जो भूनने के वक्त आती है ना, भुनाई के वक्त। हाँ। अच्छा, अब इस पॉइंट पे मेरे पास यहाँ पे है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और इस पॉइंट पे मैं ऐड करूँगी, कहाँ गया मेरा, कहाँ गया, लेमन जूस ढूंढ रही हूँ मैं।
लेमन ये रहा ना, ड्रिंक के पीछे छुप गया। अच्छा, ये इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे थोड़ी खटास के लिए। सही। अच्छा जी, ये देखिए अब मेरे पास यहाँ पे आप पहले ड्रिंक देख लीजिए, हमारी मिंट लिम्का यमी सी ड्रिंक तैयार है। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ये देखिए अच्छा सी आप देख सकते हैं ग्लास को मैंने थोड़ा सा डेकोर करने किया है। ये आप घर में भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैंने बहुत से शोज़ पे आपको करना भी बताया है, जो लेकिन दोबारा से करते हैं। ये आपने ऑरेंज का स्लाइस लिया, कॉर्नर्स पे उसको आपने पूरा राउंड घुमा लिया। डेसिकेटेड कोकोनट था मेरे पास सामने, मैंने वो लगा लिया। आप चीनी है आपके पास, आप शुगर ऐड कर लीजिए उसमें, कलर मिक्स करके जैसा भी आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा जब एक गार्निशिंग वाले ग्लास में आप सर्व करते हैं तो इसका एक लुक अलग आता है और अट्रैक्टिव लगता है। मुंह में पानी आ रहा होगा आप लोगों के। रोज़ा है, मुझे अंदाजा है, इतने मज़े की वर्दा चीज़ें बना रही हैं। वाह, कीमे के साथ आप ये ड्रिंक सर्व करेंगे तो इस पे आपको सोने पे सुहागा लगेगी। कलर चेक करें ज़रा, कितने हसीन कलर्स आ रहे हैं। अच्छा चलेंगे। और दूसरी बात ये, यहाँ पे हमारा दूसरी तरफ कीमा भी रेडी हो चुका है और हम इसमें अब कोयले का दम देंगे। आप मुझे लिड उठा दीजिए सुमैया। लिड कहाँ है? लिड है, ये रहा, लिड दे दीजिए लिड प्लीज। ये देखें कीमा बिल्कुल, मैं चाहूंगी एक दफ़ा आप एक नज़र इसका क्लोज शॉट दिखा दीजिए। भावर नगर से हमारे साथ लाइव कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं मुन्ना बात कर रहा हूँ, तहसील मिंचराबाद, जिला बहावल नगर से। जी भाई, क्या कहेंगे आप? मुझे ना एक ठंडा सा मशरूब बता दें, कोई रेसिपी बता दें। वो मैदे में और मसाले में ना गर्मी हो जाती है। अच्छा, जब रोजा अफ्तारी के बाद अंदर जलन सी फील होती है। ठीक है भाई, अभी वर्दा बता दें जो अफ्तारी टाइम पिया जाए। जी ठीक है। इफ्तारी के टाइम पे एक तो हमने आपको ये बताया है मिंट लिम्का जो हमने बनाया है आज पुदीने का, ये आपको ठंडा का एहसास देगा। आप ये मेरे भाई ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसके अलावा आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप सत्तू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए। वाकई आप ये बिल्कुल सही बात करिए, सत्तू जो है सत्तू का इस्तेमाल कीजिए, वो आपको ठंडक का एहसास देगा और ठंडक रखेगा। और ये देखिए हमने कोयले का दम भी दे दिया है यहाँ पे इस वक्त। और इसके अलावा कुछ पूछना चाहेंगे अब? अगर आप चाहें तो मैं आपको रेसिपी दोबारा से बता दूं आपको किसी एक ड्रिंक की। उसके अलावा तरबूज का इस्तेमाल आप अपने डाइट में ज़्यादा रखिए, तरबूज खाने की कोशिश कीजिए, खरबूजा खाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप के अंदर वाटर रेशो जो है वो बहाल रहे, आप हाइड्रेट रहें, यानी कि पानी की कमी आपको महसूस ना हो। और अक्सर लोगों को जो सीने में जलन होती है उसकी बात ये कर रहे थे। सीने में जलन जो होती है उसके लिए मैंने बताया था आपको कि आप लस्सी का इस्तेमाल कीजिए और झारा पीजिए। अगर सीने में जलन, एसिडिटी आपको है, जिसे हम एसिडिटी भी कहते हैं, आप 1 महीने तक बिला नागा झारे का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से एसिडिटी की प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी। फिर बता दें। जी मैं बिल्कुल नोट बता रही हूँ दोबारा से। झारा बनाने के लिए अगर आपने ये ग्लास लिया है तो इस ग्लास में 2 टेबलस्पून आपने दही लिया, दही को ग्लास में ही फेंट लीजिए, 1 चुटकी उसमें नमक डालिए और ठंडा पानी, चिल्ड पानी, बर्फ़ का पानी है तो वो इस्तेमाल कर, ठंडा पानी डाल के उसको थोड़ा सा ग्लास में, नहीं जैसे झाड़ते हैं हम कहते हैं, लंबी धार बना के दोनों ग्लासों में आप लीजिए ताकि वो थोड़ा झाग आ जाएगा उसमें, उसको आप पीजिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको मैदे की गर्मी से निजात मिलेगी, खट्टी डकारें नहीं आएंगी, एसिडिटी नहीं होगी। इसके अलावा आप शिकंजबीन बना के पीजिए, लीमू की शिकंजबीन, वो बनाना सबको आती है। इतने सारे ऑप्शन आपको दे दिए वरदाने एक साथ ही। असलम परवेज जी, असलम परवेज कराची से मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। हेलो, आपका आवाज आ रही है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। असलम साहब बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कहिए, आवाज क्या सवाल है आपका? जी बिल्कुल आ रही है, आप बताइए, आपको आवाज आ रही है? बहुत स्लो आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा आप बोलिए, आपका सवाल क्या है? जी मेरा सवाल ये था कि मुझे कोयला कढ़ाई से रिलेटेड कोई अच्छी सी रेसिपी बता दें। कोयला कढ़ाई की मैं आपको एक अच्छी सी रेसिपी बता सकती हूँ। कोयला कढ़ाई से रिलेटेड नहीं हो सकती वो, कि कोयला कढ़ाई की सेल्फ अपनी ही एक रेसिपी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने शो में भी बनाएं, लेकिन मैं आपको बता भी देती हूँ, कोयला कढ़ाई आप चिकन में चाहें, आप मटन में चाहें, जिसमें चाहे आप बना सकते हैं। मैं आधा किलो के रेशो से आपको बता रही हूँ। आपने आधा कप तेल लिया, उसमें आपने चिकन की बता रही हूँ मैं आपको। अगर आप मटन की बना रहे हैं तो मटन आप पहले से अलग से उबाल लें या फिर प्रेशर कुकर में आप उसको गला लीजिए, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए जो मैं बता रही हूँ आपको। आधा कप ऑयल आप गरम कर लीजिए, गरम करने के बाद उसमें चिकन डालें, चिकन के साथ आपने उसमें लहसुन अदरक
का पेस्ट डालना है 1 टेबल स्पून और उसकी अच्छे से आपने करनी है भुनाई। जब चिकन का कलर बदल जाए, तब्दील हो जाए, तो उसके बाद आपने उसमें नमक, हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून आपने उसमें ऐड करना है। हल्दी 1/4 टीस्पून उसको एक कलर अच्छा सा देने के लिए। ये सब डाल के आपने उसको मिक्स किया। साथ में आपने 5 से 6 टमाटर लिए आपने, यानी कि आधा किलो चिकन है तो आधा किलो ही टमाटर आपने ले रहे हैं, या फिर अगर आप आधा किलो से कम टमाटर ले रहे हैं तो फिर आपको दही ऐड करना पड़ेगा। शनवारी कढ़ाई से थोड़ा सा दही आप ऐड करते हैं आप। और आई थिंक ये फिर आप हमें सिखा भी दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये सिखाऊंगी, मैंने कहा है बना, लेकिन वो कॉलर हमें अगर भी देख रहे हैं तो रेसिपी नोट डाउन कर लें। ज़बरदस्त। इसलिए चलें जी, ये रेडी हो गया है। चलें जी, ये हो गया है रेडी। मैं आपको बता रही थी रेसिपी का। 3 टमाटर आपने उसमें डाले और काट के, चॉप करके, छिलके उतार के, उसके बाद आप उसको भून लें। जब टमाटर गल जाएंगे आप उसमें आधा कप 1 कप पानी डाल दीजिए, आधा या 1 कप, या आप देख लीजिए अपने हिसाब से। वो डालने के बाद फिर आप उसमें फेंट के दही डाल दीजिएगा। जब दही फेंट के डाल देंगे उसको भून लें। ऊपर से हरी मिर्चें डालें 6 से 7 अदद मोटी वाली, और आप उस पर कोयले का दम दीजिए। डिश आउट किसमें करें? चलें जी, ये देखें हमारा दम का कीमा, सॉरी बिहारी कीमा, कोयले के दम पे रखने के चक्कर में मैं वो निकाल रही थी। चलें, दम भी लगा है, कोई बात नहीं। नहीं, दम लग गया है, काफी तक खुशबू आ गई है। अच्छा, कोयले का दम आपने 1 मिनट तक 1.5 मिनट तक देना है, इट्स इनफ। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खुशबू पसंद है तो आप थोड़ा लंबा रख सकते हैं, वरना इतना काफी है। और ये देखिए, इसको हम बड़ा अच्छा ऑयल आ गया इसके ऊपर। बड़ा अच्छा ऑयल आ गया। ऑयल आ गया ना, तो दम पे हम जब रखते हैं तो इस तरह से ऑयल आता है। और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और यमी सा बिहारी कीमा तैयार है। जिसको मैं एक प्लेट में भी निकालती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये प्लेटर ले लेती हूँ। आप मुझे पराठे उठा दीजिए सुमैया। ये देखें, इस तरह से आप इसको सर्व कीजिए। इसको आप पराठों के साथ, मैं तो कहूँगी पराठों के साथ खाएं, आप जुल्म ना करें कीमे के साथ और सहरी में पराठों के साथ खाएं, या फिर आप तंदूर की नान के साथ, चपाती के साथ, लच्छेदार पराठों के साथ, जैसे चाहे आप खा सकते हैं। और आई एम श्योर हमारे PCR में लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। यहाँ खड़े लोग, हमारे कैमरामैन भाई और सारे PCR के लोग, ये वो फरमाइश आ गई है, PCR में ले आइएगा मेरे भाई, रोजे में टाइम है। ये देखिए, मैंने थोड़े से पराठे के पीसेस रखे हैं यहाँ पे, उसके साथ हम सर्व करेंगे। टिश्यू भी अगर मुझे देते हैं आप प्लीज़, तो थैंक यू। चलें जी, ये देखें, और इसको आप गार्निश कीजिए फ्रेश कटी हुई जूलियन अदरक से। इस तरह से थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी मैं इस पर, यहाँ पे ये ऐसे। और अनियन रिंग्स के साथ इसका बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये देखें, इस तरह से अनियन रिंग्स थोड़े से हमने इसके ऊपर रख दिए, और ये देखें थोड़े से यहाँ साइड पे रख देते हैं। अच्छा, चलें जी, इसकी थोड़ी सी प्लेट को मैं साफ़ कर लूँ यहाँ से। और मज़ेदार सा हमारा बिहारी कीमा तैयार है। देखिए कितनी जल्दी बना है, बताएं। बहुत क्विक है, इतना टाइम नहीं लगा बिल्कुल कि आपको बहुत लंबा। हम बस मैरिनेशन आपके ऊपर है ना, मैरिनेशन आपके ऊपर है। मैरिनेशन को थोड़ा सा टाइम देना होता है आपने। ये देखिए, यहाँ पे रख देते हैं, बाकी हम चीज़ें हटा लेते हैं यहाँ से। हमारी आज की ड्रिंक आपके सामने मौजूद है, हमारा बिहारी कीमा जो हमने बनाया, आप देख सकते हैं। कोई सवाल है अगर तो आप पूछ सकते हैं। डालडा कुकिंग ऑयल में हमने बनाया बिहारी कीमा। ये मैंने बनाया है बीफ में, आप चाहें तो आप मटन में बना सकते हैं, आप चाहें तो आप चिकन में बना सकते हैं। और साथ में यहाँ पे है मेरे पास रायता, आप इस रायते के साथ इसको एंजॉय कीजिए, खाइए, सर्व कीजिए। चलें जी, ये देखिए, और मेरी रेसिपी आज इतनी थी, तो चलते हैं अब तलहा की तरफ। तलहा आप रेडी हैं? तलहा, ओवर टू यू। तला पैदाइशी रेडी है, तला हमेशा से बॉर्न रेडी है। तला को रेडी होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मिंट लेमनेड बन चुका है, कीमा भी तैयार है। सुमैया हमेशा वर्दा के कपड़ों की तारीफ करती है और हमेशा उनके बालों की तारीफ करती है। मैं समझ रहा हूँ क्यों, मुझे सब मालूम है क्यों। लेकिन खैर, आगे बढ़ते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। फूड। और अब हम बात करेंगे एक बड़े प्यारे और खूबसूरत सेगमेंट की, जो मेरा सबसे पसंदीदा है, दुनिया बोल है में। हम बात कर रहे हैं तारीख़ इस्लाम में बोल, जिसमें हम आपके साथ इस्लाम की तारीख़ शेयर करते हैं, कुछ अच्छे वाक़यात शेयर करते हैं, कुछ हदीस से, कुछ कुरानी आयात जिक्र करते हैं। लेकिन आज जिस चीज़ का मैं जिक्र करूँगा, सबसे पहले तारीख़ इस्लाम समझने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है शान मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को समझना। और अगर शान मुस्तफ़ा आपको मैं समझाना चाहूँ तो मैं आपके सामने सूरह नजम की कुछ आयात हैं, आयत नंबर 1 से लेके 18 तक, नंबर 1 आयत से लेके 18 तक का मैं आपके सामने तर्जुमा पढ़ रहा हूँ,
ताकि हम डिस्कस कर सकें और आप तक ये बात पहुंचा सकें कितनी कितनी खूबसूरत शान है आका नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है उस ताबिंदा सितारे की जब वो नीचे उतरा तुम्हारा जिंदगी भर का साथी, ना राहे हक से भटका ना बहका, और वो तो बोलता ही नहीं अपनी ख्वाहिश से, नहीं है ये मगर वही जो उनकी तरफ की जाती है। उन्हें सिखाया है जबरदस्त कुव्वतों वाले ने, बड़े दाना ने, फिर उसने बुलंदियों का कसद किया और वो सबसे ऊंचे किनारे पर था। फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, यहां तक कि सिर्फ 2 कमानों के बराबर, बल्कि उससे भी कम फासला रह गया। बस वही की अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे की तरफ जो वही की, न झुटलाया दिल ने जो देखा चश्मे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या तुम झगड़ते हो उनसे इस पर जो उन्होंने देखा, और उन्होंने तो उसे दोबारा भी देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, उसके पास ही जन्नतुल मावा है। जब सिदरा पर छा रहा था वो छा रहा था, न दरमांदा हुई चश्मे मुस्तफ़ा और न हद अदब से आगे बढ़ी। यकीनन उन्होंने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व असलु मिन फदली। अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में किस तरह अपने महबूब की शान बयान करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हर नबी, हर पैगंबर का नाम लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, इस्माइल अलैहिस्सलाम का, लेकिन जब भी आका का जिक्र आता है तो कभी नाम नहीं लिया। या अय्युहर रसूल अल्लाह, या अय्युहन नबी कह के पुकारा। अंदाजा कीजिए शान मुस्तफ़ा क्या है। अगर हम अपनी जिंदगी में शान मुस्तफ़ा का अहाता कर लें और समझ लें तो हमारी दीन की सारी मुश्किलात, दुनिया की और आखिरत की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अब मैं आपके सामने एक और चीज पढ़ना चाहूंगा यासीन के हवाले से। यासीन, सूरह यासीन वो सूरत है कुरान पाक की जिसे कुरान का दिल कहा जाता है। इसके मुतालिक उलमाए तफसीर के मुतअद्दिद अक़वाल हैं कि यासीन के माने क्या है, व्हाट डज यासीन एक्चुअली मीन। कुछ उलमाए किराम ने कहा यह सूरत का नाम है, कुछ ने कहा कुरान करीम के अस्माए मुबारक में से है, यह अल्लाह ताला का इस्म पाक है। यासीन के माने लुगत में है या इंसान, और इससे मर्द इंसान कामिल यानी ये सबसे कामिल नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्माए मुबारक में से भी यासीन एक है। और अब आप अंदाजा कीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम ने, कि देने वाला अल्लाह ताला है और बांटने वाला मैं हूं। इस हदीस पाक के मुताबिक कायनात के जिस्म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की मानिंद हैं और सूरह यासीन कुरान करीम का दिल है। तो कितना लतीफ और प्यारा आगाज है सूरह का कि कुरान करीम के दिल को सारी कायनात के दिल के जिक्र से शुरू किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान। अंदाजा कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कुरान करीम के दिल को तमाम कायनात के दिल से शुरू कर रहा है, और तमाम कायनात का दिल है नबी करीम आकाए दो जहां वजह तख्लीक कायनात रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझे तो हम बड़ी मुश्किलात का शिकार होंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत के रोज़ हमें कौन बचाएगा, कौन हमारी मदद को आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अगर जाननी हो तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम मुसलमानों पर 5 नमाजें फर्ज की गई, लेकिन आका दो जहां पर 5 नहीं 6 नमाजें फर्ज की गई। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने सूरह अल असरार की आयत नंबर 79, जिसका तर्जुमा है, और रात के बाज हिस्से में उठो और नमाज तहज्जुद अदा करो तिलावत कुरान के साथ। ये नमाज जायद है आपके लिए, यकीनन फाइज फरमाएगा आपको आपका रब मकामे महमूद पर। हम मुसलमानों के लिए तो सिर्फ 5 नमाजें, लेकिन जो सबसे प्यारा था, जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे ज्यादा इम्तिहान लिया, जिसकी खातिर सब कुछ बनाया वजह तख्लीक कायनात, उनके लिए तहज्जुद भी फर्ज कर दी। आज हम शायद 5 नमाजें बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते हैं, पर अंदाजा कीजिए रहमतुल लिल आलमीन के लिए छठी नमाज
कितनी ज़रूरी होती थी। अब मकाम महमूद का जिक्र आया है तो मकाम महमूद की वजाहत आपके सामने मैं करना चाहूँगा, और वजाहत करते हुए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये वो मकाम है जहां मैं अपनी उम्मत की शिफात करूंगा। और ये फरमाते हुए उन्होंने हजरत खलील अलैहिस्सलाम के इस कौल को पढ़ा जिसका तर्जुमा है सूरह इब्राहिम आयत नंबर 36, ऐ मेरे परवरदिगार, इन बुतों ने तो गुमराह कर दिया बहुत से लोगों को, बस जो कोई मेरे पीछे चला तो मेरा होगा, उसने मेरी नाफरमानी की तो उसका मामला तेरे सुपुर्द है, बेशक तू गफूर और रहीम है। तो यहां पे उन लोगों का जिक्र हजरत खलील अलैहिस्सलाम ने किस तरह किया कि जो गुमराह थे कि उनका मामला तेरे सुपुर्द है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस जुमले को दोहराया जो कि सूरह अल माइदा से आयत नंबर 118 है, अगर तू अजाब दे उन्हें तो वो बंदे हैं तेरे, और अगर तू बख्श दे उनको तो बिलाशुबा तू ही सब पर गालिब है और बड़ा दाना है। काफी देर तक हुजूर इन आयत की तिलावत फरमाते रहे और फिर हुजूर ने अपने मुबारक हाथ उठाए और अर्ज की अल्लाह ताला से, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर हुजूर ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका दो जहां ने शायद अपने लिए इतने कभी आंसू नहीं बहाए जितने अपनी उम्मत के लिए बहाए, हमारे लिए बहाए। और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने प्यारे फरिश्ते को भेजा, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब के पास जाओ और जाकर मेरा ये पैगाम दो कि ए हबीब, ए हबीब, हम तुझे तेरी उम्मत के बारे में राजी करेंगे और आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अंदाजा कीजिए कि जिस हस्ती को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम राजी कर लेंगे, अल्लाह ताला उनको राजी करना चाहते हैं, और हम अगर मुसलमान होकर उनको राजी ना करें तो हमसे ज्यादा बदकिस्मत और बदनसीब कोई भी ना होगा। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने दीन में, हम अपनी इबादत में, हम अपनी तमाम तर कोशिशों में जब अल्लाह को राजी करना, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करें। अगर हमने उनको राजी नहीं किया, और अगर उनको राजी करना है तो हमें अहले बैत को राजी करना होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दिया कि अल्लाह से प्यार करो, वो तुम्हारा राज़िक है, मुझसे प्यार करो, अल्लाह की रजा करे, मेरी औलाद से, मेरी अहले बैत से प्यार करो मेरी रजा के लिए। तो बहुत सिंपल है मेरे भाइयों, मुसलमान बहनों, अल्लाह ताला कुरान में कहता है मेरी रस्सी पकड़ो, और ये रस्सी बहुत सिंपल है। हमें अहले बैत का दर पकड़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की गुलामी करनी है ताकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हों, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने राजी किया तो ही हम अल्लाह को राजी करेंगे। और यकीनन यही दुनिया और आखिरत की निजात की कुंजी है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक की हिदायत और अक्ल अता फरमाए, क्योंकि कुरान को समझने के लिए हमें अल्लाह की हिदायत और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। मैं गुजारिश करूँगा, शहरियार नासिर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इस्लामाबाद से आए हैं, नन्हे नात खां हैं, बहुत बड़े आशिक हैं। आप नजराने अकीदत पेश करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। बिस्मिल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह। इसी के साथ ही हम अपनी बिस्मिल्लाह खत्म करेंगे प्लीज। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।